भी आपको बताया कि कल 1942 की बहुत महत्वपूर्ण एक आंदोलन जो गांधी के नेतृत्व में छेड़े गए थे, उसका नाम था भारत छोड़ आंदोलन, जिसको हम अगस्त क्रांति या करो मरो आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी में दी कि 1942 में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन शेष रह गया था, जिसका नाम है आजाद हिंद फौज। घटनाओं के दृष्टि से देखिए तो कल जितना मैंने पहले भाग में बता दिया था 1940 से 1947 के बीच महत्वपूर्ण घटना ही, उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना चाहिए, कोई कल परसों परीक्षा देने तो जा नहीं रहे हैं। हम लोग इसी कड़ी में 1942 में आजाद हिंद फौज से अपनी बात का आरंभ करेंगे, जिसका विचार सबसे पहले मोहन सिंह ने दिया था। तो लिखिए, आजाद हिंद फौज 1942। विचार, सबसे पहला विचार मोहन सिंह ने दिया। सबसे पहला विचार मोहन सिंह ने दिया। सबसे पहला विचार मोहन सिंह ने दिया और इसकी स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। और इसकी स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। रास बिहारी बोस के द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय सिंगापुर था, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में रखा गया। जिसका मुख्यालय सिंगापुर में रखा गया। ठीक है। जिसका मुख्यालय सिंगापुर में रखा गया, ध्यान रखिएगा। ओके। अब सुभाष चंद्र बोस, चूंकि आजाद हिंद फौज को हम लोग सुभाष चंद्र बोस के कारण ही याद रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के कई संगठन है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक। जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो उन्होंने सबसे पहले 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हमारी ओर देखो ना, उधर देख के क्या करोगे, वो बाद में देखना। ठीक है। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फ्री इंडियन लीजन की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण संगठन आजाद हिंद फौज से ये जुड़े। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन पठान के भेष में वो भारत से भाग निकले। कमीशन वगैरह में पूछता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और वहां से जब निकल गए तो पेशावर होते हुए फिर भारत से निकल गए, जर्मनी पहुंचे। वहां हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि कहा, जो कल मैंने कहा भी था। हिटलर ने नेताजी किसको कहा था? जयप्रकाश ने सुभाष चंद्र बोस को कहा। वहीं पे उन्होंने इंडियन लीजन की भी स्थापना की थी हिटलर से भेंट करने के बाद, जो एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। लेकिन हमें इंडियन लीजन और फॉरवर्ड ब्लॉक और जियाउद्दीन के भेष में वो निकले, पठान के भेष में, ये सब नहीं बताना है। मौखिक जानकारी दे दी है। बताना है कि आजाद हिंद फौज से जुड़े और अस्थायी सरकार बनाया, फिर लाल किला मुकदमा चला। ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए, आपकी परीक्षा के दृष्टि से लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति 1943 में बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति 1943 में बनाए गए।
और सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में, और सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में, और सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में 43 में अस्थायी सरकार का गठन किया। 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 ठीक है कि नहीं? अस्थायी सरकार का गठन किया। किसने? कहां? ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब किया? अक्टूबर 1943। अक्टूबर, ये सिर्फ समझने से नहीं होगा, इसको रटना होगा। घर पे बैठ करके फिर क्वेश्चन बनाते ही हो, फिर उसमें अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर देगा, वहां पे जब अक्टूबर पे टिक लगा दीजिएगा, तब होगा सॉलिड याद हो गया। नहीं तो पढ़े तो थे 1943 सितंबर की अगस्त, बस हो गया। एक बार सितंबर, अगस्त, अक्टूबर हुआ गया। और देखते ही हो कंपटीशन में छोटी छोटी गलतियां बहुत महंगी पड़ जाती है। एक पूरी प्रक्रिया आपकी जो है सो साल 1.5 साल तक चलती है, और अंतिम पे लूडो का खेल है, 98 पे जाके कट जाते हैं और फिर से वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, जो बड़ी पीड़ादायक होती है। लेकिन खैर, वही छात्र जब दूसरी बार फिर दुन्ने उत्साह से मेहनत करता है तो सफल भी होता है। फिर उन छोटी छोटी गलतियों पे नियंत्रण स्थापित करता है। पहले से ही क्यों नहीं आप सीख लें कि ऐसी गलती अक्टूबर 1943 सिंगापुर, सुभाष चंद्र बोस, अस्थायी सरकार, याद रखना है, भूलेंगे ही नहीं। भूलेंगे जब मालूम है, मास्टर साहब बता दिए कि भूलना नहीं है तो भूलना नहीं है, बात खत्म। ठीक है कि नहीं? याद करके रखो। इसी क्रम में हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नारा उड़ा दिया, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद। रोज हम इसका, जब कक्षा समाप्त होती है तो आपके अंदर उत्साह को भरने के लिए हम जय हिंद जय भारत जरूर कहते हैं, चाहे इतिहास की कक्षा हिस्ट्री की हो कि केमिस्ट्री की हो। ये और बात है कि आपके लिए हिंद कोई और है, भारत कोई और है। मूल में आ जाइए। हम ज्यादा कुछ कहते नहीं है, लेकिन इशारों में ही हम सब बात कह देते हैं। जो समझा सो समझा, जो नहीं समझा सो नहीं समझा। ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ, उसको क्या मार रहे हो? ठीक है कि नहीं? उसको कह देना, तुम्हारी ग्रुप मंडली का है कि बड़े स्तर तक संवाद पहुंच गई है। इसीलिए तो मैं रोज कह देता हूं कि किसी भी लड़का या लड़की को, लड़का तो कहीं पर भी कोई बात कह सकता है, लड़की के लिए यहां यदि उसको कहने में शर्म आई तो नीचे या ऊपर हम रहते ही हैं, बेहिचक तुम आकर हमको कह सकती हो। इसके बाद तो मैं ऐसे छात्रों को क्या गत करता हूं, तो पहले एक मौका देकर सुधार देता हूं, सुधारने का अवसर देता हूं। वो भी मेरी इच्छा पे है कि किस तरह की गलती किया है। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए ध्यान, अरे सबसे बड़ी बात है कि जो चीज खुद खराब लगे, मान लिया तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन को कोई लड़का यही टोकेगा, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, हमको ये बता देना। अब इसके बाद कह देना कि सर अच्छा लगेगा तो छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब तुमको खराब लगेगा तो तुम कैसे ही अपेक्षा करते हो कि तुम्हारे द्वारा जो किए गए कृत्य हैं वो हमारे अच्छे हैं? क्या जी, समझ रहे हो ना? तो आशा है समझ जाओ। अब दूसरी बात, आते हैं पढ़ने। ऐसा भी हो सकता है कि लड़की भी तुमको टोकेगी, क्या जी कल तुम दिखाई नहीं दिया था। यदि तुमको खराब लगा हो, आजकल समय बदल गया, देखो समय बदल गया है। तुम भी हमको यहां भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, घर पे तो रहते हैं, घर पे भी आकर के तुम कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? घर पे जब आना हो तो समय लेकर आना। क्या जी? अच्छा धन्यवाद, इसको काट दो। आशा है समझ रहे हो ना? किस दूसरी बात की पढ़ने आते हो, कैरियर बनाने आते हो, मास्टर साहब से सम्मान, स्नेह, प्रेम प्राप्त करने आते हो। ठीक है कि नहीं? नहीं कोई काम करोगे गलत, ठीक है, तो क्यों डांटेंगे? भारतीय मापदंडों में कोई चीज गलत होती है
पश्चिमी मापदंडों में इसका कोई अपराध नहीं है, तुमने इसको टोक दिया तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन हम तो चलेंगे भारतीय मापदंडों के अनुसार। और दूसरा तीसरा, शिकायत आ गई मतलब कि दूसरा पक्ष जो है वो द्रवित है, तुम्हारे व्यवहार से क्या है, वो द्रवित है। तुम लोग के लिए भी कह रहे हैं कि तुम लोग कभी कोई किसी को टोकी ये कह दिया हम के तो समझ जाओ, हंसने की बात नहीं, हम पहले मजाक में ही सब बात कह देते हैं। अब विशेष तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आशा है सब बात समझ गए ना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, उसको कौन टोकेगा सर, अरे ऐसा लड़का का बड़ा डिमांड रहता है, लिखो आगे लिखो। अरे तुम चिंता मत करो, तुम अब इस सब से बहुत ऊपर उठ गई हो, क्योंकि तुम्हारा विवाह से 4 महीना पहले हो गया है, वो देख रही है, अब तुम बहुत ऊपर उठ गई हो। आगे लिखो, ठीक है। कहा थे हम लोग, ये लिख लिए, लिखेंगे इसी कड़ी में, इसी कड़ी में इसी कड़ी में इसी कड़ी में इसी कड़ी में सुभाष ने दिल्ली चलो, दिल्ली चलो या और जय हिंद, दिल्ली चलो जय हिंद एवं तुम मुझे खून दो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो का नारा दिया। इसी कड़ी में सुभाष ने इस संगठन में, इसी कड़ी में सुभाष ने इस संगठन में गांधी, रानी झांसी, गांधी, रानी झांसी, आजाद, सुभाष और नेहरू ब्रिगेड बनाया। ब्रिगेड समझते हो ना, सेना की एक शाखा, ब्रिगेड बनाया। पूछता भी है कि कौन सी महिला ब्रिगेड बनी, किसके नाम पे, तो आज बता दोगे तब तो काम ही खत्म हो जाएगा। रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई नहीं, रजिया सुल्तान नहीं, इसको लगेगा कि हो सकता है रजिया सुल्तान, गया नहीं, गुलबदन बेगम गया, है किसके नाम पर, सुभाष, गांधी, नेहरू, आजाद। इसको याद करके रख लेना। ये सब टफ करेगा, कौन से ब्रिगेड नहीं थे तो वहां पे काम दे देगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान निकोबार का क्षेत्र जापान जीत लिया, और वो जीत करके सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को दे दिया, जिसका नाम रख दिए नेताजी। अंडमान का नाम शहीद, निकोबार का स्वराज द्वीप। बाद में 18 परमवीर चक्र विजेता के नाम पे अंडमान निकोबार का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया, जो ज्योग्राफी में हम बताते रहते हैं, सब चीज बताते हैं, केवल तुमको याद रह जाए तो ठीक है, याद रह जाए तो पास करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद रहता है तब ना करत करत फिर करते हो, अभ्यास से, गलती से फिर सीखते हो। गलती करने का अब तो मौका भी नहीं दो, क्योंकि इस वर्ष आपके लिए अगला 6 महीना साल भर बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और ढेर सारी वैकेंसी विधानसभा के चुनाव से पहले आएगी, और आपके लिए फिर उसके बाद कब आएगा नहीं आएगा ये भविष्य के गर्भ में होगा, लेकिन जो आएगा उसका लाभ उठा लेना है। फिर आइए तो लिख देंगे नवंबर 1943 में, नवंबर 1943 में
तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ जी? इसका बच्ची का नहीं हुआ है? तुम्हारा ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुआ है? किस क्लास में हो? अभी सेकेंडरी पार्ट में हो? अच्छा ठीक है, जब हो जाए तो बिहार दरोगा देना, ठीक है? हाँ ठीक है, कूद फान जाएगी सीधे इस पार से उस पार, ठीक से पढ़ो। हाँ नेक्स्ट क्या लिखे? नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप जापान ने जापान ने सुभाष को सौंप दिया, नेताजी को सौंप दिया, नेताजी को सौंप दिया, नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। नेताजी ने इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। किसने रखा? किसने रखा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, इस सबको भी ध्यान में रखिएगा। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। जुलाई 1944 में रेडियो प्रसारण पर, जुलाई 1944 में रेडियो प्रसारण पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। जुलाई 1944 में रेडियो प्रसारण पर सुभाष ने गांधी जी को क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। टिक लगा लो। सुभाष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। टिक लगा लो उस पर, ठीक है? 22 सितंबर 1940 को आजाद हिंद फौज शहीद दिवस के रूप में मनाता है। 22 सितंबर 1940 को आजाद हिंद फौज शहीद दिवस के रूप में मनाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाता है। इसी कड़ी में अगस्त 1945 को, इसी कड़ी में अगस्त 1945 को, अगस्त 1945 को, अगस्त 1945 को, इसी कड़ी में अगस्त 1945 को सुभाष की मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में। सुभाष की मृत्यु हो जाती है किसमें? प्लेन क्रैश में। प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है और आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर, आजाद हिंद फौज के सेनानियों पे 1945 में, आजाद हिंद फौज के सेनानियों पे 1945 में लाल किला मुकदमा चलता है। आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर 1945 में लाल किला मुकदमा चलता है। लाल किला मुकदमा चलता है। तो लाल किला मुकदमा कब चलता है? लाल किला मुकदमा कब चलता है? अंडरलाइन करो लाल किला को। 1945 को, 1945 को, ठीक है? अंडरलाइन करिए। और इस मुकदमे में याद रखिए कि 3 नाम काफी चर्चित नाम है।
एक है शाहनवाज, दूसरा है प्रेम, शाहनवाज, प्रेम और गुरुबख्श। शाहनवाज, प्रेम और गुरुबख्श, इस तीन नाम को नहीं भूलना, क्योंकि इस तीन के ऊपर ही फांसी की सजा दी गई थी। और फिर कालांतर में कांग्रेस की बचाव समिति बनी भूला भाई देसाई के अध्यक्षता में, और मुकदमा लड़ा गया। बढ़ते हुए जन आक्रोश को देखते हुए और स्वतंत्रता के करीब भारत पहुंच गया था, उसी पृष्ठभूमि में अंत में ब्रिटिश सरकार ने सबको आम माफी दे दी। लेकिन ये कांग्रेस बचाव समिति के जो अध्यक्ष थे, बचाव समिति जो कांग्रेस ने बनाई थी और इसके अध्यक्ष जो भूला भाई देसाई थे, इसको आपको भूलना नहीं है, तो लिखिएगा। लाल किला मुकदमा में 3 सेनानी को फांसी की सजा दी गई थी। लाल किला मुकदमा में 3 सेनानियों को फांसी की सजा दी गई थी। कौन कौन? पहला है पहला है शाहनवाज, शाहनवाज। दूसरा है प्रेम, प्रेम सहगल। प्रेम सहगल, ठीक है। और तीसरा है गुरुबख्श ढिल्लो, गुरुबख्श ढिल्लो। तीसरा का क्या नाम है? गुरुबख्श ढिल्लो, गुरुबख्श ढिल्लो। चलिए अब लिखो, फांसी की सजा तो तीनों को हो गई, तो अब क्या हुआ तब लिखेंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बचाव समिति बनाई। इसी कड़ी में शाहनवाज, प्रेम और गुरुबख्श, लिखो ना, शाहनवाज, प्रेम और गुरुबख्श। इसी कड़ी में कांग्रेस ने, हो गया, इसी कड़ी में कांग्रेस ने बचाव समिति बनाई। किसके लिए? इन सेनानियों को बचाने के लिए बचाव समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष भूला भाई देसाई थे। भूल नहीं जाना, ठीक है, भूला मत जाना किसके अध्यक्ष कौन थे। तो क्या नहीं जाना? भुला नहीं जाना, ठीक है। यदि भुला गए तो भी भूल करके भी याद आ जाएगा भूला भाई, है ना। कि यदि भुला गए और तुमको लगा कि हम भुला गए, भुला गए, अब बी में रहेगा भूला भाई, तो देख के भूला भाई को देख करके याद आ जाएगा भूला भाई देसाई इस कांग्रेस के आजाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष थे। और लंबे 20-22 सालों के बाद, क्योंकि 1920-22 के बाद जवाहरलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी, और लंबे काल के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना कोर्ट का वो जो होता है वकालत का कोर्ट, उसको झाड़ा पोछा। अब पहली बार लंबे काल के बाद, इसलिए कभी कभी पूछता है किस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू भी बचाव समिति की तरफ से उतरे थे, तो यही था। लाल किला मुकदमे के सिलसिले में इन सेनानियों के मुकदमे की सुनवाई में एक पूरी टीम होती है, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, कैलाशनाथ काटजू भी थे। लेकिन ये सब बड़ी परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए भूला भाई ही काफी है, आपके लिए तीनों सेनानी ही काफी है। अंत में लिख देंगे, बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए सरकार ने इन तीनों को आम माफी दे दी। बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए, बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए इन तीनों को आम माफी दे दी। इन तीनों को आम माफी दे दी। किन तीनों को? इन्हीं तीनों को, इन्हीं तीनों को आम माफी दे दी। किसको?
तो ये आजाद हिंद फौज के समस्त प्रकरण क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब आइए 1943, देखो 1943 में मुस्लिम लीग ने 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो भागो का नारा दिया, बांटो भागो का नारा दिया। मुस्लिम लीग ने बांटो भागो का नारा दिया। बांटो भागो का नारा दिया, बांटो भागो का नारा दिया। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि जुलाई 1944 में, अति महत्वपूर्ण है कि जुलाई 1944 में जुलाई 1944 में भारत के संभावित विभाजन को देखते हुए, भारत के संभावित विभाजन को देखते हुए राजगोपालाचारी फॉर्मूला दिया गया, राजगोपालाचारी फॉर्मूला दिया गया। राजगोपालाचारी फॉर्मूला दिया गया। राजगोपालाचारी फॉर्मूला दिया गया। राजगोपालाचारी फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये राजगोपालाचारी कौन थे? इन्होंने स्वतंत्र भारत पार्टी की नींव रखी थी और स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो नोट में लिख दो, राजगोपालाचारी। तुम लोग की परीक्षा में बराबर पूछता है। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी, स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहले और आखिरी पहले और आखिरी क्या थे? पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे। अरे पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे। और इसको मेरी बात पे हंसी आ रही है। किस बात पे तुम इतना मुस्कुरा रही हो? कोई खुशी है जो छुपा रही हो? कुछ ना कुछ तो खुशी है। मन यूं नहीं हंसता है, जरूर कुछ ना कुछ खुशी है। ठीक है। अब यह नहीं कह देना कि सर मेरा विवाह ठीक हो गया है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। अच्छा, किसी को बुलाना चाहे नहीं बुलाना, इस बच्चे को जरूर बुलाना। अच्छा चलो नेक्स्ट, हम तो आशीर्वाद देंगे कि अच्छे उच्च पद पे जाओ, अच्छे ढंग से विवाह वगैरह हो जाए। ठीक है कि नहीं? बात समझा? सबसे पहले उस अच्छे, अभी हमने पूरा आशीर्वाद दिया नहीं, पहले ही कह दिया यस सर, मैंने पहले ही तैयार बैठा हुआ था। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए। विचित्र लड़का है। ठीक है। तो राजकुमार नहीं, राजगोपालाचारी याद हो गया ना? स्वतंत्र भारत पार्टी के नींव किसने रखी? और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कब दिए ये? क्लियर हुआ? चलिए अब आ जाओ 1945 बेबल योजना। फिर लिखिए 14 जून 1945 में भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए, भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए बेबल योजना, बेबल प्रस्ताव या बेबल योजना लाई गई। बेबल प्रस्ताव या बेबल योजना लाई गई, जिस पर शिमला में सम्मेलन आयोजित किए गए, जिस पर 1945 में
जिस पर 1945 में शिमला में 1945 में शिमला में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया? सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आप इसको कैसे पूछेगा आपसे? तो याद है ना, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, बेबल प्रस्ताव दे देगा और कहेगा पहले कौन आया? अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद कौन आया? क्रिप्स प्रस्ताव। उसके बाद कौन आया? तो बड़ी आसानी से बना दोगे, केवल ये याद रखना है। और क्यों? तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। हाँ, भविष्य में यदि अधिकारी बनोगे बीपीएससी से, यूपीएससी कंप्लीट करने की इच्छा हो जाए, तो फिर इसके नीचे के प्रावधान को भी याद रखना। अभी इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, वो भविष्य के लिए। जैसे कॉपी पे लिखते हो ना, आई लव आईएएस, तो सिर्फ लव करने से नहीं होता है बाबू, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? कर क्यों नहीं सकता है? आदमी ही करता है, लेकिन उसके लिए भागीरथी, वो कहते ना दशरथ माँ जी की तरह की इच्छा शक्ति, कि पत्थर को काट देना है, इस तरह की इच्छा शक्ति जागृत हो गई तो कहां कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि नहीं? इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। 1945 शिमला समझौता हो ही गया। हाँ, बड़े परीक्षा में आपको इसके भारतीय प्रतिनिधि में कौन थे? तो अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना थे मुस्लिम लीग की तरफ से। दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। लिखने की जो जरूरत थी वो लिखा दी है कि बेबल योजना कब आई? 1945। और किस पे विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन हुआ? बेबल योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, लिलिथगो प्रस्ताव। क्या मारिएगा? वो तो आज ना, आज से महीना दिन के बाद आपको लगेगा क्रिप्स से सबसे चर्चित था। हो सकता है क्रिप्स ही होगा। गया क्या जी? इसलिए उसको याद करो बैठ करके। कितना बार कहे, समझ लिए, पढ़ भी लेते हो, अच्छे से लिख भी लेते हो, लेकिन अब तो यह भी सुविधा है कि 2 बार 3 बार वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन उससे नहीं होगा जब तक कि पलथी मार करके, हाँ पलथी मार करके, जब तक पढ़ोगे नहीं, रटोगे नहीं। ये सब रटने वाला तथ्य है। रटोगे नहीं, भुला जाओगे, भुला भाई देसाई की तरह। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ नौसेना विद्रोह। सब हो गया। नौसेना विद्रोह, हम लोग अब आजादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब आजादी दिलाना शेष रह गया है। तो लिखेंगे नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को, 18 फरवरी 1946 को आईएनएस तलवार बम्बे, आईएनएस तलवार बम्बे में, बम्बे में बीसी दत्ता के नेतृत्व में, 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 बीसी दत्ता के नेतृत्व में सरकार के कार्मिक नीतियों के विरोध में, सरकार के कार्मिक नीतियों के विरोध में, सरकार के कार्मिक नीतियों के विरोध में सरकार के कार्मिक नीतियों के विरोध में, सरकार के कार्मिक नीतियों के विरोध में, सरकार के कार्मिक नीतियों के विरोध में विद्रोह किया। और भारत के सभी दलों ने उसका समर्थन भी किया। और भारत के सभी दलों ने इसका समर्थन भी किया। मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग,
समर्थन भी किया। भारत के सभी दलों ने इसका समर्थन भी किया। भारत के सभी दलों ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन चूंकि भारत अब आजाद होने वाला था, यह भारतीयों को भी लग गया था। भारत आजाद होने वाला था, यह भारतीयों को भी लग गया था। इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यदि सेना में इस तरह की अनुशासनहीनता रही तो अंत में तो संभालना हम ही लोग को है। इसीलिए जिन्ना और पटेल के हस्तक्षेप के बाद यह विद्रोह संपन्न हुआ, विद्रोह शांत हुआ। नौसैनिकों ने कहा, एक लाइन है कि मैं भारत के आगे समर्पण कर रहा हूं, ब्रिटिश सरकार के आगे नहीं। किस विद्रोह के तहत सेनानियों ने कहा था? तो शाही विद्रोह, नौसेना विद्रोह के तहत। इस पे कहीं मैंने लिखा भी है। हाँ, जिन्ना और पटेल के दबाव में विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात इन विद्रोहियों ने कहा था कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने। ठीक है कि नहीं? बड़ी परीक्षा में इसे लाइन ही देता है, तो ध्यान रखिए, क्योंकि वो बड़ी परीक्षा है। आप क्या कर रहे हैं? छोटी परीक्षा। आपके लिए इतना ही काफी है कि नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में 18 फरवरी को हुआ। किस लिए हुआ? तो सरकार की कार्मिक नीतियों के विरोध के कारण हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो बीसी दत्ता के नेतृत्व में हुआ। क्या हुआ? तो सभी दलों ने समर्थन किया और अंत में पटेल और जिन्ना के हस्तक्षेप के बाद यह विद्रोह शांत हुआ। यही ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है? और जैसे जैसे आंखों में सपने पनपने लगे और शरीर और मन और बुद्धि साथ देने लगे, क्योंकि इसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना, शरीर मन बुद्धि। अब मन में यदि रहा, क्या जी तुम कल नहीं आई थी, तब तो नहीं होगा तैयारी, तब तो थप्पड़े खाएगा और कभी लड़की का थप्पड़ खाएगा। हमने अभी उसको क्या कहा कि पहले 2 थप्पड़ लगा के आते, तब हमसे मिलती। ठीक है? एक अभी लड़की का सूचना दिए थे, रेड शर्ट आंदोलन, वो डीपीओ है, अभी क्लास 1 ऑफिसर है, उसके साथ भी इसी टाइप का होता ही है। छोटे शहर में लड़के, कुछ लड़के, हालांकि हमें इस तरह की समस्या एक आधी बार आती है, और कुछ लड़के संस्कार विहीन होते हैं। उसी तरह का था। हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा सर नहीं जानते हैं। हम कहा नहीं, हम पूछो ना क्या नाम है। तो कही कि सर मंजू सिंह। तो हम कहे नाम चेंज कर लो, लिख दो मंजू गीदर। सिंह लगा हुआ है, इतना डरी हुई हो। बोले उसके अंदर क्या दिए हैं? हौसला दिए कि सिंह लगा हुआ है, सिंह। हमारे नाम के आगे सिंह रहता तो अभी तक हम कहीं से कूद जाते हैं। अब तुम्हारे अंदर सिंह लगा हुआ है और इतना डरी हुई हो। बस समझ गई क्या करना है। हम कहे कुछ नहीं, जैसे ही टोके साइकिल रोकना, एक ही डायलॉग देना, बरगाही के तोरा आर के समझाइयो कि हम, बस इतना ही में तो छू मंतर हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? इसलिए सब खतरा नहीं लेना, ठीक है? नहीं तो थोड़ा उड़ा जाएगा। हुआ था नहीं आज से 2-4 साल पहले, वो लड़की एक लड़का को 2-4 थप्पड़ लगा दी, वही लड़का रोते रोते आया। हम कहे अब हम थूड़ेंगे तो कैसा रहेगा? कितना नालायक है। तुम अब कान बंद करो, सब मुंह बंद करो। पुरुष होके महिला से मार खाता है, इससे बड़ा नालायकी और कुछ हो सकता है? इसीलिए बाबू समझ गए ना, कंपीट करोगे 50 ठो फोटो आता है, 50 ठो। तुम लोग भी कंपीट करोगी तो 50 ठो फोटो आएगा। दोनों के लिए हम जेंडर इक्वलिटी में बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चुनते रहना सुबह से शाम तक, यो ई नहीं ई ठीक है, चुनते रहना। माँ बुढ़वक है। अभी पढ़ो, अभी पढ़ने लिखने का समय है। अपने तरीके से मैं समझा दिया। अब विशेष तुम्हारा संस्कार उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि हम क्या क्या करते हैं। उसके बाद तो आशा है समझ गए होगे, ठीक है? आगे लिखना। तुम किसी को भी टोक सकता, तुम किसी को भी टोक सकता है, तुम फ्री है, तुम क्या है, नियम से ऊपर है, ठीक है? आगे लिखो, टोकना नहीं, ऐसे ही कहे हैं। कहा थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। तो नौसेना विद्रोह हो गया कंप्लीट, ठीक है? तो बच्ची लोग क्लियर हो गया।
अब आइए 1946 मार्च, पढ़ चुकी हो। अभी कहेगी सर सब चीज में कहते हैं पढ़ चुकी हो, नहीं पढ़ी हो। कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 नहीं पढ़े, कह दीजिए। संविधान में पढ़ाए हैं, माउंटबेटन योजना पढ़ाए हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा है, तो यहां पे पढ़ने के लिए बचा क्या? तो केवल उदाहरण दे देते हैं, लिख देंगे मार्च 1946 में, मार्च 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना लाया गया, जिसके द्वारा संविधान सभा की नींव पड़ी, जिसके द्वारा संविधान सभा की नींव पड़ी। ठीक है, संविधान सभा की नींव पड़ी और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब ये लिखने की जरूरत है, लिख देंगे। पाकिस्तान की मांग को ठुकराए जाने के बाद, देखो नेक्स्ट पॉइंट, हंस रहा है। पाकिस्तान की मांग को ठुकराए जाने के बाद पाकिस्तान की मांग को ठुकराए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने गाना गाया, ठुकरा के मेरा प्यार दुनिया इंतकाम देखेगी। देखो कैसे हंस रहा था, ये गाना गाया। तो लिखो ठुकराए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। 16 अगस्त 1946 को मनाया। 16 अगस्त 1946 को मनाया और नारा दिया लड़के लेंगे पाकिस्तान, और नारा दिया लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। बहुत अच्छा। क्या लेंगे? क्या लेंगे? पाकिस्तान। लड़के लेंगे पाकिस्तान। चलो नेक्स्ट, फरवरी 1947, देखो फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि भारत को जून 1948 से पूर्व, भारत को जून 1948 से पूर्व, भारत को जून 1948 से पूर्व, जून 1948 से पूर्व स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में माउंटबेटन, इसी कड़ी में माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। इसी कड़ी में माउंटबेटन, इसी कड़ी में माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। ठीक है, और जून योजना दिया,
और जून योजना दिया, और जून योजना दिया। किसने दिया? भारतीय नेताओं से बातचीत करके अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, सबसे बात किया। सुभाष नहीं, ठीक है, पटेल, आजाद, सीमांत गांधी, महात्मा, सबसे उसने बातचीत की और एक कंक्रीट प्लान दिया जिसका नाम था जून योजना। सीमांत गांधी और महात्मा गांधी विभाजन को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने कहा कि विभाजन मेरे अंतिम शरीर पर होगा। सीमांत गांधी ने कहा कि भारतीय नेताओं ने मुझे पागल कुत्तों के सामने छोड़ दिया गया है। यहां पागल कुत्ता किसको कहा? मुस्लिम लीग के अनुयायियों को कहा, ठीक है कि नहीं। लेकिन जून योजना को कानूनी रूप देने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में प्रस्तुत किए गए, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किए गए। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। यही दृष्टांत है और इसी को लिखना है, तो लिखेंगे। जून योजना को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए, जून योजना को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए, जून योजना को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए, कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए जून योजना को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता, कहीं पे खजूरी पक रहा है जी, एकदम शुद्ध घी में पक रहा है। हमारे यहां पक रहा है, नहीं उतना दूर से नहीं आता, ठीक है। कहां थे हम लोग? 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्राप्त हुई। एकदम तारीख याद करके रखना है, 100%। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्राप्त हुई, स्वीकृति प्राप्त हुई। इसी कारण इस कड़ी में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस में पुनः झंडा फहराएंगे। हाँ, जिलेबी उलेबी बांटेंगे, लेकिन कृपया करके छोटा छोटा झंडा मत लाना। मैं अक्सर हाँ कहीं कहीं उसको गिरा हुआ देखता हूं, मुझे बड़ा क्षोभ होता है। तुम लोग उसको उठाते नहीं हो और वो तुम्हारे पैर के नीचे में आ जाता है। तुम लोग, ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके है, लेकिन मतलब छोटा झंडा 2-4 ही लाना। क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ले आते हो और फिर क्या होता है समझते ही हो, और रेसिड्यू पदार्थ के रूप में होता है, तो जो मुझे ठीक नहीं लगता है, ठीक है कि नहीं, तो ध्यान रखना। खैर, मूल बिंदु पे आ जाइए। कहां थे हम लोग? 14 अगस्त को और 15 अगस्त को भारत या इंडिया आजाद हुआ। लेकिन आजाद तो हो गए हम लोग, जय हिंद जय भारत तो हो गया, लेकिन नियति के साथ साक्षात्कार। 14 अगस्त की रात जवाहरलाल नेहरू का भाषण, और उस भाषण का नाम था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, जिसको हिंदी में कहते हैं नियति के साथ साक्षात्कार। और वो संविधान सभा सेंट्रल हॉल में जो सुनाया गया, वो आज भी 20वीं सदी के सबसे महानतम भाषणों में माना जाता है। और उस भाषण का सार क्या है सो सुन लो।
उस भाषण का सार है कि कई साल पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था। कई साल पहले हमने नियति के साथ लाहौर के रावी नदी के तट पर हमने एक वादा किया था, और अब वह समय आ गया है, ध्यान से सुनो, अब वह समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह से न सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब पूरा विश्व सो रहा होगा, भारत अपनी जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। आधी रात के समय जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो भारत अपनी स्वतंत्रता और जीवन के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण किसी भी देश के इतिहास में कभी कभी आता है। ऐसा क्षण किसी भी देश के इतिहास में कभी कभी आता है, मगर इतिहास में जब वो आता है तो अपने पुराने युग से वो बाहर निकलता है और नए युग में कदम रखता है। अभी तो एक ही लाइन हुआ है। जब एक युग का समापन होता है, जब एक देश का लंबे समय से दबी हुई आत्माएं उस स्वतंत्र और जीवन की आस में मुक्त होती है। लाइन सब सुनो, नेहरू का लाइन था, मुक्त होती है। यह संजोग ही है कि इस पवित्र अवसर पे हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य से एक ऐसे युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वह केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का, और इससे भी बड़ी विजय उपलब्धि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की, वंचितों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता, अवसर के असमानताओं को मिटाना। हमारी पीढ़ी का सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है। महात्मा गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आंख से आंसू मिटे और विकास अंतिम पंक्ति तक पहुंचे। संभवतः यह हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है तब तक हमारा काम समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कहां जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम हर आदमी, आम आदमी, किसान, श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सके। हम निर्धनता को मिटा सके, हम अवसर की असमानता को समाप्त कर सकें, हम एक समृद्ध लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश को बना सकें। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री और पुरुष के जीवन की परिपूर्णता और उसके न्याय को सुनिश्चित कर सके। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता है जब तक उसके लोगों की सोच और जो कर्म है वह संकीर्ण हो। इसलिए हमें अपने सोच और कर्म को व्यापक बनाना है और भारत को एक समृद्ध, उन्नत और एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्माण करना है। यह दायित्व हम सब का है और सबसे अधिक तो आने वाले पीढ़ी का है। जय हिंद। भारत माता की वंदे। चलिए, स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को आएगा, लेकिन आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना लिए हैं। कोई लंबी चौड़ी बातचीत अब नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अब स्वतंत्रता दिवस को मना लिए हैं। ठीक है, जो छोटी बड़ी बातें हैं वो आपके टेस्ट के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से आप तक चलता रहेगा, जाता रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई कक्षा पूरा तो खत्म हो गया ना इतिहास। और कुछ कहना है आप लोगों को? नहीं सर, अब जान छोड़ दीजिए सर।